सो सो बिफोर वी गेट इनटू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम थोड़ा समरी करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बोथ। अभी तक हमने जो सीखा ना, उसका निचोड़ है, कंक्लूजन ऑफ और समरी ऑफ अभी तक जो हमने सीखा। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ध्यान से देखे, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिया है तो उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके लिए इक्वेशन लिखोगे। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन लिखते हो, क्वेश्चन पढ़ना इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इक्वेशन लिखना इज इंटरप्रिटेशन इन मैथमेटिक्स। वही हम सीख रहे हैं, ध्यान से देखना, फंडा क्लियर हो जाएगा। A is 20% of B, you focus, मैं वही बोल रहा हूं जो लिख रहा हूं। A is 20% of B, सीधी बात है, यस सर। A is 20% more than B, अब समझना, A is 20% more, if you remember 20% more का मतलब होता है 100 plus 20, अभी अभी हमने सीखा। So that is 120 upon 100 and that is 1.2, वही लिखा है मैंने। So A is 20% more than B, B के साथ मल्टीप्लाई होगा ना 1.2, then B है इसलिए, ठीक है। फेयर इनफ, डन, समझ आ गया सर, वेरी गुड, ठीक है, डन। नेक्स्ट वन, सॉरी, A is 30% less than B, A is 30% less, 100 minus 30, 70. 0.7 then B. You see how easy it becomes. Now you see, sometimes they jumble up the word to confuse you, ठीक है, or at least to check your cognitive skills, not confuse you. So A is increased by 40% to get B. You see, I'll simply write this. A is increased. What is increased? A itself is increased. So to increase A by 40%, I'll have to multiply 1.4 with A only to get B. Simple. Same way, A is decreased by 30. A itself is decreased by 30%. Decreased by 30, 100 minus 30, 70. 0.7 to get B. There you go. So this is a complete understanding of what we have gone through till now. ये सारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, इनका ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। आगे बढ़ते हैं, उल्टा, इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे सामने है तो उसका हम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में क्या ला सकते हैं, समझना। सो इफ इट इज गिवन लाइक A equals to 0.2 B, A equals to 0.2 B, ठीक है। सो अगर ऐसा लिखा है ना, A is equals to 0.2 B, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, सुनना, A is 20% of B, ये रहा, है ना। लेकिन क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं 0.2, तो हम जब 80% लेस होगा तभी भी आएगा। 80% लेस इज 100 minus 80, 20, है ना। तो 0.2 तभी भी आएगा ना जब वो 80% लेस होगा, लेकिन उस वक्त देन आ जाएगा। सो A is 80% लेस देन B, दोनों ही चीजें बोल सकते हो। सो दिस रिलेशन actually shows these two things, 1, 2. Same way, A is 1.2 B, 1.2. You see, this clearly indicates 1.2 multiplication factor कब आएगा, ये 1.2 कब आएगा, जब increase होगा, कितना, 1.2 is basically 120 upon 100, or we can say 20% more. So this is theoretical understanding. Maths दिया है, theory पढ़ रहे हैं। So either it is 120% of B or 20% more than B. I hope you understood this as well. Yes, done. ठीक है. So these are few very important summary points that you have to understand. If you haven't understood it, you can revise the video and watch it again. This is very important before we get into your good examples. I hope you understood this. Let's go to the next part. So practice examples में एकदम simple example से शुरू करते हैं. This is your first example in front of you. Try by yourself. Pause the video. चलिए, I hope आपने try किया होगा, ठीक है। A got 10% less marks than B. B got 25% more than C. C got 20%. ठीक है। So लंबा लंबा बातें दिया है ना, हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी को मैच करते जाते हैं, बात समझना, ठीक है।
थियोरी को हम मैच कर रहे हैं, ध्यान से देखना। A got 10% less than B। अप्रोच समझना। A got 10% less, मुझे नहीं पता और कुछ, मुझे तो इतना पता है कि 10% लेस का मतलब होता है 100 minus 10 90, 90 upon 100 0.9, 0.9। then B got 25, B got 25% more, 1.25 than C, and C got 20% less than D। तीन इक्वेशन बन गया। हाँ सर, अब क्या करें? कितना सिंपल क्वेश्चन बन रहा है देखो हमारे लिए ये। A got 360, ठीक है, सो आई कैन राइट 360 इक्वल्स टू 0.9 B। मुझे B ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट वैल्यूज ढूंढने को बोला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू 0.9 B की जगह पे क्या लिखूंगा, 1.25 C। C भी नहीं ढूंढना है मुझे, 0.9 इंटू 1.25 इंटू C की जगह लिखूंगा मैं 0.8 D। 360 इक्वल्स टू सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 360 इक्वल्स टू 0.9 इंटू 1.25 इंटू 0.8 इंटू D। मुझे इंटरेस्ट है D फाइंड करने में, दैट विल बी 360 अपॉन 0.9 इंटू 1.25 इंटू 0.8, दैट विल गिव यू योर आंसर। कितना सिंपल है। बहुत सारे बच्चों ने, जितने लोग अभी ये देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों ने इंटरमीडिएट वैल्यूज भी फाइंड की होगी, B का ढूंढा फिर C का ढूंढा। वाज इट रिक्वायर्ड? नो सर। implementation of multiplication factor very very easily converts your question into a very simple question। अगर ये समझ आ गया तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है ना, a simple calculation। I hope you understood, ठीक है। so ये फाइंड करने पे, ठीक है, this must be solved by yourself, आपका आंसर आ जाएगा। your answer would be 400। D का वैल्यू क्या आएगा, 400। लेकिन हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स गॉट बाय डी, मतलब अगर 400 मार्क्स आए हैं लेकिन एग्जाम कितने मार्क्स की है, 500 मार्क्स की, तो 400 अपॉन 500 इंटू 100, दैट गिव्स यू 80%, दैट गिव्स यू 80%, एंड दैट्स योर आंसर, 80%, ऑप्शन डी। अंडरस्टूड? यस सर, आ गया था हमारा आंसर, ठीक है। 400 पे अटक मत जाना, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स गॉट बाय डी पूछा है, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोच करें, पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। सो ए सैलरी वाज 10,000 इन द जनवरी 2020 and it increased by 10% at the end of each quarter of the year 2020। each quarter का मतलब समझते हैं हम, ठीक है। quarter is 1/4 of the year, 1/4 of 12 months, 1/4 of 12 months is 3 months। so एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, each क्वार्टर के एंड पे उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हुआ। What will be his salary at the starting of the year 2020? ठीक है, then मतलब अगर जनवरी में उसका सैलरी था 10,000 रुपए, ध्यान से देखे, जनवरी में अगर उसका सैलरी था 10,000 रुपए, तो उसे हमें इंक्रीज करना है। The salary itself is to be increased, तो सीधा उसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। It increased by 10%, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इंक्रीज बाय 10, 100 प्लस 10 110 बाय 100, दैट इज 1.1। लेकिन ध्यान से समझे, ये इंक्रीमेंट था कब का, पहले क्वार्टर खत्म होने का, जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो गया, 3 महीने खत्म हो गए, दिस इज फर्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। ये उसका सैलरी हो गया आफ्टर मार्च, वी कैन सी दिस। अब आ गया अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर खत्म हो गया, फिर से उसका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर से मैं 1.1 मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज हिज सेकंड इंक्रीज। आप ध्यान से देखिए, मैंने ये वैल्यू ही फाइंड नहीं किया, आई डोंट केयर अबाउट दिस वैल्यू एट ऑल, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ मुझे 1.1 मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। सो नाउ दिस सैलरी इज हिज सैलरी आफ्टर जून,
जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर खत्म हो गया, फिर से उसका सैलरी 1.1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डन, ठीक है, और दिस इज हिज थर्ड इंक्रीमेंट। एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा क्वार्टर खत्म हो गया, फिर से उसका एक सैलरी इंक्रीज हो जाएगा 1.1, दिस इज हिज फोर्थ इंक्रीमेंट। सो फाइनली इफ यू ऑब्जर्व दिस, यू कैन सिंपली से, ये पहली बार था इसलिए हमने ऐसे समझ के किया, लेकिन सिंपल है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार उसका सैलरी इंक्रीज होगा, चारों बार 10% इंक्रीज होगा, सो 1.1 विल कम 4 टाइम्स, नॉट इनटू 4, याद रखना, पावर 4, ठीक है, डन। सो 1.1 पावर 4, 10,000 multiplied by 1.1 का स्क्वायर इज 1.21, यू कैन डायरेक्टली यूज कैलकुलेटर एज वेल, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, उसका स्क्वायर, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड 10,000 into 1.21 का स्क्वायर इज 1.4641, multiply this 14,641, हाँ, you can multiply this 14,641 rupees, there you go, है ना, ठीक है। सो हाँ सर, अब लग रहा है कि सर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो बड़ा ही पावरफुल टूल है, एग्जैक्टली, इफ यू कीप ऑन डूइंग द ओल्ड सेम मेथड यू विल टेक मोर टाइम, इट इज मोर मिस्टेक प्रोन। यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कंसेप्ट पता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ भी आया होगा, एंड नाउ ऑनवर्ड्स इन मेनी सच क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू इंप्लीमेंट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से बाहर आके रिलेटिव क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्या है समझे और मुझे आंसर दे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, मैं तो इतना ही पढ़ूंगा भैया, पहले आगे पढ़ूंगा ही नहीं, है ना, मुझे तो इतना का पहले मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करना है। इज सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, इज इक्वल्स टू 1.5 into b, ठीक है सर, बिल्कुल सही है, डन। फिर मैं पढ़ रहा हूं, बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस, पढ़े ध्यान से, फोकस करना, मैं जो दिखा रहा हूं वो परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस मतलब इसका मतलब ये होता है, मुझे पूछा गया है परसेंटेज चेंज, जिसका एक ही फॉर्मूला मुझे पता है अभी तक, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू। हाँ सर, ठीक है, डन, कोई बात नहीं, फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन है, डन। इसी इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू तो दिया नहीं है, मतलब हम जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसे ना 100 अज्यूम कर लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 150, 100 इंटू 1.5 150, कितना सिंपल है देखो, ठीक है। अज्यूम सर आपने बी को क्यों किया 100, ताकि 1.5 100 से इजीली मल्टीप्लाई होके 150 मिल जाए, और कोई लॉजिक नहीं है, इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने बी को 100 अज्यूम, ठीक। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। 150 और 100 के बीच का डिफरेंस है 50 सर, परफेक्ट। इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे, सिंपल है। व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन इज सैलरी, अरे वाह सर, ये तो वही वर्ड आ गया देन वाला हमारा, देन इज सैलरी, ए का सैलरी कितना है 150, 50 अपॉन 150, 1/3, 33 पॉइंट, कितना सिंपल है रिलेशनशिप। एज सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, इसका सबसे कॉमन रॉन्ग आंसर है 50, नहीं भाई, ए का सैलरी अगर बी के सैलरी से 50% ज्यादा है, तो बी का सैलरी ए के सैलरी से 50% कम नहीं होगा, 50-50 ऐसा कभी नहीं आता, ठीक है। तो इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी, बी सैलरी वुड बी 33% लेस देन बी, लेस हमेशा कम आएगा, मोर हमेशा ज्यादा आएगा। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मोर जो है ना वो हमेशा ज्यादा आएगा, सर मोर मतलब ज्यादा ही होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, मोर जो है वो हमेशा ज्यादा आता है, 50% मोर। लेकिन अगर लेस ढूंढना है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में लेस ढूंढना है, द डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर 50 मोर है तो उसमें लेस कितना इज 33.33, यू सी इट इज अ लेसर वैल्यू देन 50, सो लेस अगर है तो वो 33.33, मोर अगर है तो वो 50, ठीक है। चलिए नाउ
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन हियर एज वेल। ठीक है, सिंपल है। अगर यही चीज को, यही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, देयर यू कैन सी सर आप अभी कब से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताए जा रहे थे, इसमें तो कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज नहीं किया। वैसे तो किया हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, a इक्वल्स टू 1.5 b लिखा ना, देयर वी यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज कर सकते थे, ध्यान से देखना। ठीक है, इफ आई राइट a इक्वल्स टू 3/2b, मतलब वही हो ना, 1.5 इज 3/2। यहां पे यू सी आई हैव रिटर्न दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में धन के बाद है b, इसीलिए आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर b के साथ मल्टीप्लाई हुआ। समझ आ रहा है ना, धन के बाद b है, मतलब पहले स्टेटमेंट में हमारा इनिशियल वैल्यू b है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करना है तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ b। ठीक है, फेयर इनफ। देन बाय व्हाट परसेंटेज b सैलरी इज लेस देन a। ठीक है, अभी सेकंड वाले स्टेटमेंट में देन a हमारा इनिशियल वैल्यू बन गया। सो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस तरफ आना चाहिए, तो कैसे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 2/3a। हाँ सर, इसमें कौन सी ही बड़ी बात है, करेक्ट। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, b इक्वल्स टू 0.6666 a। हाँ सर, वही तो लिखा, 2/3 मतलब 0.6666, क्या बड़ी बात है। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझना, b इज, ध्यान से सुनना, b is 66.66% of A, या फिर B is 33.33% less than A। You see, interpretation also becomes very simple when you are very much comfortable with multiplication factor। B equals to 0.6666A, that is B is 33% less। वही तो पूछा है, B is what percentage less than it? B is 33.33% less than it। That's what we got here as well। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर तो आया 33.33। यही चीज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी सॉल्व कर ली। ठीक है, डन। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। दोनों तरीके आपको आ गए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड दिस। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल ऑफ द सिमिलर काइंड। ट्राई करें, अब तो सिंपली आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इफ a स्कोर्ड 20% लेस देन b, मैं तो ऐसा ही लिख लूंगा भाई, a स्कोर्ड 20% लेस, 100 - 20 80, 0.8 into b। पहले अजम्पशन मेथड ले लेते हैं, सर इसको ले लो 100, ये हो गया 80, हमें ढूंढना है, पूछना क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज b स्कोर्ड मोर देन a, मतलब डिफरेंस पूछा है। सो डिफरेंस इज 20 मोर देन a is 80, 20 upon 80, 1/4, 25%। हा, सिंपल। लेकिन यही चीज अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करनी है, a scored 20% less, that is 0.8b। 0.8 can be written as 8/10b, उसको इस तरफ लेके जाओ। so b equals to 10/8a, 1.25a। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, what does this represent? b is 25% more than a, वही पूछा है, by what percentage b scored more than a? b scored 25% more than a। two types of different method, easily approachable, समझ आ गया होगा आपको, और आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, डन। चलिए, there you go, answer is 25। सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, डन। नाउ ठीक है, सो इस पूरा जो कमोडिटी रिलेटेड एग्जांपल होता है ना, उसको पहले मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझे। ठीक है, मान लो पूरे इंडिया में पेट्रोल जो है, ठीक है, पूरे इंडिया में जो पेट्रोल है वो 50 रुपए प्रति लीटर है, ₹50 पर लीटर, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, नाउ मुझे माय फादर गिव्स मी ₹100, बोले बेटा ऐश करो, 100 रुपए लो, पेट्रोल डलवाओ, घूमो फिरो। ठीक है,
तो यार 100 रुपए मिलने पे मैं 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है तो मैं कितने लीटर पेट्रोल पे डलवा पाऊंगा? हाउ मेनी लीटर्स? 2 लीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स? 2 लीटर्स। सीधी बात है ना। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस इक्वल्स टू, लिख सकता हूं ना, प्राइस इनटू कंजप्शन। कैसे सर? प्राइस कितना है? 50 रुपए, कंजप्शन में कितना कर रहा हूं? 2, मतलब मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 100। समझ आया? हाँ सर, बड़ा सिंपल है। एक्सपेंस जो है वो मेरा 100 रुपए है, 50 रुपए प्राइस है, 2 लीटर मेरा कंजप्शन है, तो 50 इंटू 2 इज 100। ठीक है। अभी पिक्चर में क्या सिनारियो होता है, ये जो प्राइस है ना वो 20% इंक्रीज हो जाता है। प्राइस जो है वो 20% पेट्रोल का इंक्रीज हो जाता है प्रति लीटर। ठीक है, डन। मैं अपने पापा को जाके बोलता हूं कि पापा यार थोड़ा समझो यार, अभी पेट्रोल बढ़ गया है, मुझे घूमना है। पापा बोलते हैं मिलेंगे 100 रुपए बेटा। ठीक है, तो मुझे मिले इस बार भी 100 रुपए। यार प्राइस बढ़ गया है, मिली 100 रुपए रहे। ठीक है, इस केस में मैं क्या करूंगा? कंजप्शन कम करूंगा। ठीक है, यहां जाता था तो यहां की जगह यहां जाऊंगा जहां कम डिस्टेंस है घूमने के लिए। ठीक है, सो मैं पहले 2 लीटर कंज्यूम कर पाता था, अब कम कर पाऊंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन समझना कि अगर प्राइस जो था पेट्रोल का वो 20% इंक्रीज होने की वजह से अगर मेरा एक्सपेंस सेम रखना है तो मेरा कंजप्शन मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। वो कितने परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा? कितने परसेंटेज मेरा कंजप्शन डिक्रीज? सर क्या सवाल पूछ रहे हो? 20% सर। अगर प्राइस 20% इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन भी 20% डिक्रीज होगा। रॉन्ग, ऐसे मत सोचना। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। आफ्टर दिस माय एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, आप ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन अब आपके दिमाग में बैठेगा, पढ़ो आप खुद से ही। क्या लिखा है? बाय व्हाट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एनी कमोडिटी, वी टुक पेट्रोल एज अवर कमोडिटी, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी increased by 20%, if it increased by 20%, by what percentage consumption must be reduced? By what percentage consumption must be reduced, not to increase the expenditure or to keep the expenditure same? Very important part. क्या करेंगे बताओ? ठीक है, I am giving you time, you think by yourself, pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा। Now whenever I say I hope आपने ट्राई किया होगा, इसका मतलब I actually hope आपने ट्राई किया होगा। ऐसा नहीं कि you continue watching the video, सर बता दो ना, है ना, नेटफ्लिक्स के किसी सीजन के किसी सीरीज के एक एपिसोड की तरह हम देख लेंगे पूरा आपका वीडियो। नहीं काम होगा बेटा इससे। ठीक है, जब मैं कहता हूँ पॉज करो, आप ट्राई करो, you will have to try. Please try to understand that you will have to try this. ठीक है, डन। चलिए, so if price of the commodity is increased by 20%, तो यार मैं पहले अजम्पशन मेथड ट्राई करता हूं। बड़ा सिंपल है ये अजम्पशन मेथड, क्योंकि हमें पता है दैट अवर एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। चलो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, नाउ इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमें तो कहीं पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, जो चाहे मैं अज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, जो चाहे मैं अज्यूम कर सकता हूं, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहां पे दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, इफ यू फोकस, व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन अज्यूम, लाइक if I take price, if I take price as 100 and consumption also as 100, my expense becomes 100 into 100. अब ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, सो इनिशियल मैंने क्या अज्यूम किया है, मेरा प्राइस भी 100 है, मेरा कंजप्शन भी 100 है और एक्सपेंस भी 100 into 100 है। सर अभी तो हमने 102 एंड पेट्रोल वगैरह नहीं, वो भूल जाओ अभी फिलहाल, वो तो हमने सिर्फ समझने के लिए किया था कि ये कैसे रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, 100 इज द बेस्ट अजम्पशन इन यूजुअल केसेस। तो यहाँ पे ऐसा एक्सपेंस हो गया। अब देखो, टू कीप एक्सपेंडिचर सेम, मतलब दिस इज सिनारियो 1। नाउ वी आर डिस्कसिंग सिनारियो 2। तो सिनारियो 2 में क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस तो उतना का उतना ही रखना है इन एनी केस, लेकिन जो मेरा प्राइस था वो 20% इंक्रीज हुआ है। मतलब जो प्राइस मेरा 100 था वो कितना हो गया होगा, 120।
तो मेरा कंजप्शन कितना होगा यही ढूंढना है मुझे, वो तो मैं x डाल देता हूं, वही तो मुझे ढूंढना है इसलिए, ठीक है। सो इन दिस केस x क्या आ रहा है मेरा 100 इंटू 100 अपॉन 120, ये आ जाएगा 83.33, 83.33। अगर आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 83.33। अब बात समझे, जो मेरा इनिशियल कंजप्शन था वो था 100, अभी जो मेरा कंजप्शन है वो है 83.33। हाँ सर बताओ ये कितना डिक्रीज हुआ, क्लियर दिख रहा है आपको, 100 से 83.33 का मतलब है दिस डिक्रीज्ड बाय 16.66%। हाँ है ना, 100 माइनस 16.66 इज 83.33। इनिशियल वैल्यू 100 है तो आपका सीधा सीधा परसेंटेज मिल जाएगा, 100 83.33 16.66। अजम्पशन मेथड आप देखेंगे कितना सिंपल है, हमने सिर्फ 100 अज्यूम किया है, एक्सपेंस प्राइस कंजप्शन, क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, डन, समझ आया। यही चीज मैंने यहां पे भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यू सी दोनों चीज पहले 100 अज्यूम किया, प्राइस हो गया 120, इसके कारण हमारा कंजप्शन हो गया 83.33, इट इज क्लियरली अ रिडक्शन ऑफ 16.66, राइट। the other part, the previous part which I showed you with pen, I think it was easily understandable. This is a little theoretical based, I have explained here, ठीक है, इसलिए चलिए। सो आपका आंसर भी 16.66 आया होगा, अगर नहीं आया था आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे आता है 16.66। विल डू सिमिलर क्वेश्चन ताकि अगर कुछ डाउट है तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इफ आई ट्राई दिस और यू ट्राई दिस फर्स्ट इंस्टेंट, ठीक है, चलिए। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय, ठीक है, पहले तो मैं लेंथ एरिया विड्थ का रिलेशन लिख लूं जो मुझे पता है। हाँ सर हमें ये पता है कि लेंथ, या सॉरी हमें ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ, ये हमें पक्का पता है सर, एग्जैक्टली। कहीं पे भी कोई हमें कुछ दिया हुआ है नहीं, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया है सर, सीधा सीधा जो चाहे अज्यूम कर सकते हो। सर मेरा बेस्ट अजम्पशन तो हमेशा क्या होता है 100 एंड 100। सर गलत कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो सर, 100 नहीं ले सकते सर, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कैसे 100, वो तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हुआ, स्क्वायर इज आल्सो इन रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल, ठीक है, डन। सो मैं 100 ले सकता हूं, डोंट वरी, इसलिए मेरा एरिया क्या हो जाएगा 100 into 100, कितना सिंपल है। दिस इज माय सिनेरियो 1। इफ आई गो फॉर माय सिनेरियो 2, नाउ आई एम गोइंग फॉर सिनेरियो 2, 100 into 100, मेरा एरिया मुझे चेंज नहीं करना है। तो if length of the rectangle is decreased by 10%, 10% decrease, 100 से हो जाएगा 90 into width ढूंढना है मुझे, सॉल्व कर लेते हैं कोई बात नहीं। width is equals to 100 into 100 upon 90, solving this you will get this 111.11, whereas initial assumption was 100, पहला assumption था 100, अब आ गया 111.11, क्लियर इंक्रीमेंट दिख रहा है यार, इट्स अ क्लियर इंक्रीमेंट ऑफ 11.11%, it's a clear increment of 11.11%, and that's your answer as well, and that's your answer as well. I hope you understood this, ठीक है, डन। वही चीज मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, you see it's a clear increment of 11.11, ठीक है, डन। So I hope you understand this kind of question, और इन्हीं क्वेश्चंस का एक समरी हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। पिछले जो 4 क्वेश्चन किए हमने, आप ध्यान से देखना, पिछले जो 4 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन था कि इफ ए का सैलरी इज दिस मच मोर देन दिस बी, फिर बी का सैलरी इज मोर देन दिस डी, देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड देन दिस एरिया। लास्ट 4 क्वेश्चन दैट वी डिड, उसका एक समरी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, ठीक है। सो उसके पहले एक छोटा सा शॉर्टकट समझते हैं हम लोग। चारों जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, उन चारों क्वेश्चंस को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, दैट इज थ्रू अ शॉर्टकट इक्वेशन, दैट इज थ्रू अ शॉर्टकट इक्वेशन। तो मैं शॉर्टकट आपको पहले इसलिए नहीं दिखाता बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि रूट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। शॉर्टकट्स आपको कहीं पे कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अच्छी एग्जाम्स जो आप देने बैठते हो ना, उन सारी एग्जाम्स में डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई होना इज लिटिल डिफिकल्ट।
अगर आपका रूट कंसेप्ट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको शॉर्टकट पक्का आ जाएगा। लेकिन सिर्फ शॉर्टकट आता है ना तो देयर आर चांसेस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया थोड़ा बहुत तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्टकट तो हमें पता होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमने सीख लिया। फोकस करते हैं शॉर्टकट्स पे। सो अगर आपको परसेंटेज लेस पूछते हैं, कुछ परसेंटेज दिया है और लेस पूछा है, ये अप्लाई कर दो। कुछ परसेंटेज दिया है और मोर पूछा है, ये अप्लाई कर दो। मतलब अगर पिछले 4 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था आप खुद देखे, ये सैलरी इज 50% मोर, ढूंढना क्या था बाय व्हाट परसेंटेज, लेस। लेस ढूंढना है हमें, 50 दिया है, सीधा सीधा ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, r अपॉन 100 प्लस r, 100 प्लस 50, 50 अपॉन 150, 1/3, 33.33, यही आंसर आ रहा था हमारा। यस, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ए स्कोर्ड 20% लेस, पूछा है मोर, मोर r अपॉन 100 माइनस r, 20 अपॉन 100 माइनस 20, that is 20 अपॉन 80, that is 1/4, that is 25, वही आंसर आ रहा था हमारा। यस सर, वही आ रहा था। ठीक है, डन। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 20, ढूंढना क्या है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब लेस, यही अप्लाई करते हैं। 20 अपॉन 100 प्लस 20, 20 अपॉन 120, 1/6, 16.66। सर ये तो मजा आ रहा है सर, क्या मस्त शॉर्टकट है। ठीक है, एंड द लास्ट वन सिमिलरली 10 अपॉन 100 माइनस 10, 10 अपॉन 90 और 1000 अपॉन 90, दैट इज 11.11%। ठीक है सर, ये तो बड़ा मजा आ गया सर, ये तो बस, तो फिर इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे थे सर, सारे क्वेश्चन हम शॉर्टकट से ही सॉल्व कर लेते सर, है ना। अच्छा, इससे भी अच्छा शॉर्टकट दिखाता हूँ और फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि सिर्फ शॉर्टकट क्यों जरूरी नहीं है, why do we have to understand the fundamental method, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको इससे अच्छा शॉर्टकट दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए। सो now again we focus on 4 questions that we have done, and for your reference I have put a table here. ये टेबल आपको याद होना चाहिए, this we did in fundamentals of percentage, जो पहला हमारा परसेंटेज का क्लास है उसमें दिया है, और ये आपको याद भी होना चाहिए आइडियली। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैंने आपको इसके सामने आपके लिए ये रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या था, 50% मोर, ढूंढना क्या है, लेस। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि मोर हमेशा ज्यादा होता है, लेस हमेशा कम होता है ना। फिर से ध्यान से सुनो, अगर मोर ढूंढना है, मोर तो दिया हुआ है यहाँ पे, और लेकिन ढूंढना है हमें लेस, लेस हमेशा कम होगा, किससे कम, जो मोर का परसेंटेज है ना उससे कम आएगा। ठीक है, डन। अच्छा, 50 से कम मतलब इस टेबल में 50 से कम, 50 से नीचे क्या है, 33.33, यही तो आंसर था हमारा। यू चेक, इस क्वेश्चन का आंसर वाज 33.33। कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन, ए स्कोर्ड 20% लेस, ढूंढना क्या है, मोर, मोर हमेशा ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा 25%। दिस वाज 33.33, दिस वाज 25। If price of the commodity is increased by 20, इंक्रीज दिया है, डिक्रीज ढूंढना है, डिक्रीज हमेशा कम होगा, 20 से कम 16.66, इसका आंसर था 16.66। एंड द लास्ट वन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10, इंक्रीज ढूंढना है, ज्यादा होगा, 10 के ऊपर ज्यादा, 11.1। सर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे देख के ही आंसर आ रहा है, समझ रहे हो, मैजिक टाइप ऑफ चीज हो गया ये तो सर, है ना। ठीक है सर, तो फिर क्यों इतनी मेहनत किए जा रहे हैं पिछले 1 घंटे से हम लोग। ठीक है, सो अब बात समझो कि ये सारे शॉर्टकट्स है, ये क्यों होता है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी बावजूद इसके आपको फंडामेंटल और रूट कंसेप्ट का ज्ञान होना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को ट्विस्ट करने से आप फंस जाओगे। जैसे ही, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने पूछा ए स्कोर्ड
30% लेस देन बी। हाँ सर क्या बात कर रहे हो, 30% लेस ढूंढना, मोर है 30 के ऊपर देखो सर टेबल में, अबे वो 30 तो है नहीं टेबल में। एग्जैक्टली समझ आया सर। फिर इसमें मैं वो r/100 प्लस r वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, वो शॉर्टकट तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला फंडा क्लियर हुआ कि सिर्फ टेबल वाला कॉन्सेप्ट जानना क्यों नहीं, सिर्फ वो आपके लिए इनफ क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 30 पूछ लिया वो तो टेबल में ही नहीं है, क्या कर लोगे, ठीक है डन। ये तो सारे ही परसेंटेज मैंने वैसे दिए हुआ है जो टेबल में है, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ सर, हाँ सर जरूरी है, डन। अच्छा मान लो कि r/100 प्लस r तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसे पूछ लिया अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंटेज विड्थ मस्ट बी इंक्रीज्ड, नॉट टू चेंज द एरिया, नहीं समझना मैं क्या लिख रहा हूं, नॉट टू चेंज द एरिया नहीं, टू मेक एरिया डबल। मतलब लेंथ डिक्रीज हुआ है, हमें एरिया को डबल करना है, तो विड्थ बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। कितना परसेंट लगाओ, r/100 प्लस r, नहीं लगेगा, गलत आएगा। लेकिन इन ईदर ऑफ दिस केसेस, जहां मैंने ये 30 लिया या एरिया को डबल करने का बात किया, इन ईदर ऑफ दिस केसेस इफ यू आर अवेयर अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अजम्पशन कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं सर, लॉजिक क्या है इसके पीछे, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्विक कैलकुलेशंस के लिए, हमारे शॉर्टकट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाई दैट हैपेंस, ठीक है। सो एनी फॉर्म, समझना बात को, any relation of the form z is equals to x into y can be solved that way, z is equals to x into y, बात समझना क्यों z into x into z is equals to x into y। ये आप देखें हमने ऐसे 3 इक्वेशंस देखे, एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। इसके अलावा एक और इक्वेशन है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक से कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू किन्हीं 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के जितनी आती है, ऐसे केसेस में जब आप इन वेरिएबल्स में से किसी एक को इंक्रीज करते हो और अगर इसको सेम रखना है, समझ रहे हो ना, यही तो हम करते आ रहे हैं, इसको सेम रखना है, एक्सपेंस नीड्स टू बी सेम, एरिया नीड्स टू बी सेम, लेट्स से डिस्टेंस नीड्स टू बी सेम, तो प्राइस या लेंथ या स्पीड इसको इंक्रीज किया तो कंजप्शन, विड्थ और टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन इन दोनों का परसेंटेज सेम नहीं होगा, है ना। अगर ये 25% इंक्रीज है तो ये 20% रिड्यूस आएगा, अगर ये 20% इंक्रीज है तो ये 16.66% रिड्यूस आएगा, ठीक है। ऐसा अभी हमने देख लिया, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, ठीक है। सो हम मान लेते हैं, समझ लो, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम फॉर्मूला लेते हैं एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे बात समझना, 1 एरिया इज इक्वल्स टू 1 लेंथ इनटू 1 विड्थ लिख सकता हूं। हाँ 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, मैथमेटिकली भी करेक्ट है सर, परफेक्ट। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, बात समझना, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है। तो 25% मतलब 1/4, हाँ सर करेक्ट, डन। तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि एरिया मेरा 1a था, उसको 1a ही रखना था, लेकिन जो लेंथ है वो 1 प्लस 1/4 हो गया, लेंथ 1 था ना, देयर यू कैन सी लेंथ 1 था, जो 1/4 जितना इंक्रीज हुआ इसलिए वो 1 प्लस 1/4 हो गया, करेक्ट। सर W के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये 1 का 1 रहे, देख लेते हैं हम लोग। 1a
इक्वल टू 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4 L 5/4 L into W something into W. Now you only think ये 5/4 के साथ मैं यहां क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 1A आ जाएगा? सर बड़ा सिंपल है ये तो, इट विल बी 4/5. क्यों? तभी 5 5 4 4 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली L इंटू W आ जाएगा दैट इज 1. समझ आ गया सर? सर तो ये जो 1 था 1W वो कितना आ गया 4/5. जो 1W था वो कितना हो गया 4/5. कितना रिड्यूस हुआ 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5. दैट इज 1/5. सो यू सी फायदा क्या होता है? ये था 1/4 का चेंज तो ये था 1/5 का चेंज. इसीलिए टेबल में या फिर ऊपर गए या फिर नीचे गए. टेबल इज ऑल अबाउट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज. ठीक है 1 1/2 1/3 1/4 1/5. यहां हमने 1/4 इंक्रीज किया तो डिक्रीज कितना आया 1/5. मतलब 1/4 1/5. टेबल में तो उसके नीचे ही है ना, इसलिए हमेशा ऐसा आंसर आता है. आई होप यू अंडरस्टूड कि वैसा क्यों हो रहा था सर. टेबल में ऊपर टेबल में नीचे क्यों हो रहा है. लॉजिकली दिस इज द रीजन इट हैपेंस. ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर कंसेप्ट. ये कॉन्सेप्ट हम ये 3 अलग अलग इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं. दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी. ऐसे सारे इस फॉर्म के इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है देन आई होप यू अंडरस्टूड दिस. यस देन चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. हाँ अभी अभी हमने जो सीखा उसी के बेस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. कुछ 2-3 एग्जाम्स में भी ये पूछा गया था. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है सो अ रिडक्शन इन 10% ऑफ द प्राइस ऑफ द शुगर. मैं तो सिर्फ इतना सोचूंगा ना, बात समझे, मैं तो सिर्फ इतना सोचूंगा कि 10% अगर शुगर प्राइस में डिक्रीज हुआ है और अगर उससे 25 किलो आप ज्यादा बाय कर सकते हो 225 रुपए में, तो मैं तो सिंपली अच्छा सॉरी वी हैड ऑप्शंस एज वेल. अगर इसी में से ही आपका आंसर आया है, आई फॉरगॉट टू शो यू ऑप्शन. अगर इसी में से आपका आंसर आया है तो ठीक है. चलिए सो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर. मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स है. ठीक है दैट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन. प्राइस इंक्रीज होगी कंजप्शन रिड्यूस होगा, परसेंटेज डिफरेंट हो गए, ये सब मुझे अब पता है. ठीक है अ रिडक्शन इन 10% रिडक्शन है मतलब दिस इज डिक्रीज्ड. ये नहीं हुआ है हमारा, क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा. ठीक है रिडक्शन कितना हुआ 10%. कंजप्शन कितना इंक्रीज होगा क्योंकि मोर शुगर फॉर ₹225. पहले भी 225 खर्चा करते थे, अभी भी 225 खर्चा करते हैं. सो अगेन एक्सपेंस हमारा सेम है. 1 एक्सपेंस था 1 एक्सपेंस है. ठीक है डन. 10% ये रिड्यूस होने से इंक्रीज होगा. इंक्रीज कितना ज्यादा 10 से ऊपर होगा 11.11. ठीक है करेक्ट है. नाउ 11.11 this can be set as called as 1/10. this is 1/9 that is 11.1. ठीक है डन. सो बात समझे, सिंपल सी बात है. पहले अगर कंजप्शन C था हमारा तो अब वो 11.11 या 1/9 या फिर C/9 जितना इंक्रीज हुआ है कह सकते हैं हम लोग. हाँ या ना. यस 1/9 इज ऑफ C कंजप्शन. जो पहले C था वो अब 1/9 इंक्रीज होगा ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 10%. हाँ सर कह सकते हैं. दिस इज द इंक्रीमेंट इन कंजप्शन. परफेक्ट सर समझ आ गया डन. वो तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है हमें दैट man it enables a man to buy 25 kg more. it enables a man to buy 25 kg more. अगर C/9 इंक्रीमेंट है वही तो 25 किलो दिया हुआ है. मतलब जो ओरिजिनल कंजप्शन था C वो कितना था 25 into 9 दैट इज 225 किलो है ना. ओरिजिनल कंजप्शन कितना था 225 किलो और हम खर्चा कितना करते थे उसके लिए 225 रुपए. 225 रुपए में 225 किलो सर 1 रुपए प्रति किलो. सर ये तो मजा आ गया ऐसे सॉल्व करने में. यू सी हाउ इजी इट बिकम्स राइट. सो एग्जैक्टली सेम वे आई हैव शोन यू हियर. ठीक है 1/9 ऑफ x ओरिजिनल कंजप्शन x था, हमने C अज्यूम किया था फिलहाल.
अगर वही इंक्रीमेंट है तो ओरिजिनल कंजप्शन x क्या आ गया 225 kgs, और वो खर्चा हम उस वक्त करते थे 225 रुपए। 225 रुपए में पहले मैं जितनी शुगर खरीद पाता था उससे उतने ही रुपए में अब मैं 25 किलो ज्यादा खरीद पाता हूं, क्योंकि शुगर का प्राइस 10% रिड्यूस हो गया है। यही सिनारियो क्रिएट किया है उसने, ठीक है। और उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया 1 पर के, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं, आप फिर से वीडियो रिवाइज करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है।